Hello everyone, welcome back. My name is Benita. In the previous video, we have talked about allowances और allowances में हमने बात किया था लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में. Then we talked about house rent allowances. फिर हमने और other types of allowances किया था like conveyance allowance, daily allowances. फिर हमने पर्सनल यूजेस के लिए जो अलाउंसेस मिलते हैं एम्प्लॉय को उसके बारे में बात किया था लाइक एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस और हील कंपनसेटरी अलाउंस एंड सो ऑन. तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम सेक्शन 7 दैट इज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के बारे में. And after that we'll be starting with other components of salary, that is perquisites. So let's get to in section 7, that is income deemed to be received first. So let's get started. Before understanding section 7 हमें थोड़ा सा जानना होगा section 5 के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पहले से, but we are going to revise that. तो सेक्शन 5 हमारा क्या कहता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम, राइट. अब हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या किया था? स्कोप ऑफ टोटल इनकम हमारा दो केसेस में आता था. पहला था इन इंडिया, है ना, और दूसरा है हमारा आउटसाइड इंडिया. और इसमें हमने क्या बात किया था फिर? देन हमने देखा था एक होता था हमारा इनकम अक्रूड और अराइज और deemed to be accrued or arise. Accrued or arise in India, right? और दूसरा क्या था हमारा? इनकम received और deemed to be received in India. तो आज हम बेसिकली किस बारे में बात कर रहे हैं? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जिसके लिए क्या प्रोविजन, जिसके अंदर आता है ये सेक्शन 7 के अंदर, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे. तो हमारा सपोज यू आर एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है ₹2 लाख. ठीक है, ये हमारे सैलरी का पार्ट हो गया क्योंकि आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है. और तो ये कहाँ मिल रहा है? आउटसाइड इंडिया, है ना. ये हमें आउटसाइड इंडिया मिल रहा है. और अब मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करने जा रही हूँ. तो आपने क्या किया, आपने 1,50,000 जो है वो इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और जो 50,000 है वो आपने हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल खर्चे के लिए रख लिया है. ठीक है, तो ये जो हमारा 1,50,000 है, विल इट बी अ पार्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया? यस और नो? तो अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपको याद होगा, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. ये हमारा किस चीज़ का पार्ट है? रेमिटेंसेज इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे पैसे भेजे गए हैं. इट इज़ नॉट रिसीव्ड इन इंडिया. ये हमारा रेमिटेंसेज इन इंडिया है. ठीक है, और हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया के बारे में. तो हमारा जो 1,50,000, अब इनकम रिसीव्ड इन इंडिया के बारे में बात करते हैं. जो हमारा 1,50,000 है, अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि जो ये 1,50,000 है ये मुझे इंडिया में पे कर दो, मेरे इंडियन अकाउंट में, ठीक है, इंडिया में पे कर दो, और जो रेस्ट है वो सेम कंट्री में जहाँ आई एम वर्किंग, ठीक है.
तो इस केस में जो ये 1,50,000 होगा ये हमारा हो जाएगा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और ये हमारे सारे असेसीज के लिए टैक्सेबल होगा, है ना। सारे असेसीज में कौन कौन से हैं? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, resident and not ordinarily resident, and not resident, that is non-resident in NR। तो आपका ये कंसेप्ट आपको रिकॉल हो गया होगा कि जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया होता है वो सारे ही एसएससीज के लिए टैक्सेबल होता है ना। अब इसी के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं अपने सेक्शन 7 के बारे में, जो कि है हमारा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो हमारा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होता है, इसका मतलब क्या है? तो एक्चुअली जो ये इनकम है ना, ये इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड मतलब कि ये एक्चुअली हमें रिसीव नहीं हो रहा है, राइट। हम ऐसा अज्यूम करते हैं, ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे ये हमें इनकम रिसीव हो गया है, बट एक्चुअली में हमें ये इनकम रिसीव होता नहीं है, या होगा भी तो आफ्टर सर्टेन ईयर्स होगा, ठीक है। पर वी अज्यूम इट टू बी रिसीव्ड, ठीक है। इसीलिए हम इसे डीम टू बी रिसीव्ड कहते हैं, और ये सेक्शन 7 में आता है। अब इससे समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पहला है हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दूसरा है हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और तीसरा हमें क्या है? सेक्शन 80 सॉरी इधर 80 डी, ठीक है, यहाँ पे होगा ना 80 डी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या है। तो प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या होता है? प्रोविडेंट फंड एक टाइप का स्कीम है जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपना ध्यान रख सके, है ना। और जो उनकी लॉयल्टी है टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, वो बढ़े। ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद के बारे में भी सोचोगे तो उनकी लॉयल्टी तो बढ़ेगी ही ना। तो यहाँ पे यही केस है कि जो भी मतलब हम रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉय को देंगे वो हमारा प्रोविडेंट फंड कहलाता है, ठीक है। इसमें इसकी का क्या मतलब, बेसिकली क्या प्रोविजन है इसका? ये होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने सैलरी से कुछ पैसे अ, हर महीने या जैसे भी वो डिडक्ट कराता है, और एक फंड में वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं, ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर भी अम, उस फंड में एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, अपने जेब से। तो जो इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो किन किन केसेस में होगा? सबसे पहला तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, दूसरा जो इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से रिसीव होगा उसे, तीसरा हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और चौथा हमारा है जो इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से उसे मिलेगा, ठीक है। अब जो भी हमारा जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, जो भी हमें एक साथ जो पैसे रिसीव होंगे अ, हमारे रिटायरमेंट के बाद या हमारे रेजिग्नेशन के बाद, या अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर्स को जो ये पैसे रिसीव होंगे वो हमारा एग्जेम्पशन का पार्ट होगा, और या जो ये हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके लिए हमें डिडक्शंस भी मिलता है। तो बेसिकली जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, ये एक टाइप का स्मॉल सेविंग्स है फॉर गवर्नमेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट इसे प्रमोट करती है और हमें इसके लिए डिडक्शंस मिलते हैं अगर आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हो तो, ठीक है। अब हमारे पास 4 टाइप्स के प्रोविडेंट फंड्स होते हैं। पहला हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इसे गवर्न कौन से एक्ट करती है? प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। और ये किन किन एम्प्लॉयज़ को एप्लीकेबल है? ये है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए,
ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, रेलवे के एम्प्लॉयज़ हो गए, फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज़ हो गए, जैसे एलआईसी वगैरह के एम्प्लॉयज़ हो गए, लोकल बॉडीज़ हो गया, यूनिवर्सिटीज़ के जैसे जामिया हो गया, डीयू हो गया, इन सब के यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हो गए, या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज़ हो गए, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रोविडेंट फंड में, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। दूसरा है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी पब्लिक जो है, ये सबसे पहले इसे गवर्न करती है प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। और कोई भी मेंबर जो है इसमें अपना कर सकता है फंड जनरेट, मतलब फंड ऑपरेट। पर जो बेस्ट सूटेड हम कहें, जो बेसिकली जिसके लिए है ये, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए। ठीक है। और इसमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट ये एडिशन होगा जो प्रोविडेंट फंड उन्हें एम्प्लॉयर से मतलब ऑपरेट हो रहा है, जो उनके एम्प्लॉयर से ऑपरेट हो रहा है, ये उसके एडिशन में हो सकता है। ठीक है। और इस फंड में या तो आप खुद के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर अपने मतलब बच्चे बच्चे जो माइनर है उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उनके गार्जियन बनकर। ठीक है। तीसरा हमारा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या है कि जो अगर अम, जिसे अप्रूवल मिल जाता है ना कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, इज नोन एज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब हमारा दूसरा आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये कम्प्लीटली अपोजिट है रिकॉग्नाइज्ड का। ये रिकॉग्नाइज नहीं होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के इनकम टैक्स से, तो ये हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। अब हम बात करने वाले हैं अपने टू बी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्या कहता है कंडीशन, कि अगर मान लो आपके एम्प्लॉयर ने अपने जेब से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है। अब एम्प्लॉयर ने अपने जेब से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है, तो वो हमारा सबसे पहले तो वो अगर 12% ऑफ द सैलरी से कम है तो वो हमें एग्जेम्प्ट है। और अगर 12% ऑफ द सैलरी से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो ये प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पैसे आपके हाथ में तो नहीं मिल रहे, है ना। लेकिन ये आपके ही फंड में ये आपके ही फंड में accumulate हो रहा है, तो इसलिए इट विल बी कॉल्ड एज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब दूसरा हमारा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम। इस केस में क्या है कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रही है ना रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करने से, तो वो भी आपका जो है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड का पार्ट बनेगा, और वो एग्जेम्प्ट भी होगा, बट वो 9.5% पर एनम से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो आपका टैक्सेबल होगा। दूसरा है कि अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर रहे हो अमाउंट, तो जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है ना, यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है। तो अगर आप अपना अमाउंट टैक्सेबल कराने के लिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी आपका इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड का पार्ट हो गया। ठीक है। अब जो चौथा है वो क्या कहता है कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय के लिए कोई भी पेंशन स्कीम में जिस जिस पर आपको 80 डबल सी डी के डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हो, तो वो भी आपका इनकम डीम टू बी रिसीव्ड का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी कहानी हमारे सेक्शन 7 की, दैट इज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। इन सारे ही केसेस में आपको एक्चुअली पैसे हाथ में नहीं मिल रहे हैं, बट ऐसा माना जाता है कि यू विल बी गेटिंग दैट अमाउंट, है ना। आप ये पैसे आपको फ्यूचर में मिलेंगे ही, या आपके ही फंड अकाउंट में ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए इट इज टू बी कॉल्ड एज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। अब हम इसके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारे 4 टाइप्स के प्रोविडेंट फंड थे, तो
हमने पहले सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जैसा कि मैंने बोला था कि ये गवर्नमेंट के सेविंग्स का पार्ट है, तो इसलिए हमें डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। फिर जो हम इंटरेस्ट क्रेडिट होता है हमारा इन प्रोविडेंट फंड्स में, उसका क्या टैक्सेबिलिटी है, और फिर जो हमें अमाउंट एक्चुअली रिसीव होगा या तो रिटायरमेंट या आफ्टर डेथ, उसका क्या टैक्सेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में देखते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या प्रोविजन है। ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह जो अपने प्रोविडेंट फंड में पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हमारा फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन कर रही है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, वो हमारा फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमने देखा था कि जो ये फंड है वो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए तो कोई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए ये नॉट अवेलेबल है इस केस में। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो हमने सेक्शन 7 में ही बात किया कि अप टू 12% ऑफ द सैलरी ये एग्जेम्प्ट होगा, और एक्सेस ऑफ दैट इट विल बी टैक्सेबल। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नॉट टैक्सेबल, ये भी हमने अभी इनकम डीम टू बी रिसीव में बात किया कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए ये सब टैक्सेबल नहीं होता। अब आप एक चीज़ यहाँ देखो, तो ये सारे ही जो भी प्रोविजंस हैं ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हम दे नहीं आते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि ये कोई रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है इनकम टैक्स कमिश्नर वगैरह से, तो इसलिए हम ये सारे प्रोविजंस को नहीं कंसिडर करते हैं इन दिस केस। दूसरा हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जिसके लिए हमें डिडक्शंस मिलेगा। तो ये डिडक्शंस यहाँ पर तो अवेलेबल है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी अवेलेबल है, और 500 to 1,50,000 के अमाउंट अवेलेबल है। फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑल्सो इट इज अवेलेबल। जैसा कि मैंने कहा था कि ये सारे प्रोविजन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप ध्यान रखो कि ये नहीं मिलते। अब जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, ये भी हमारा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, पर किस हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपको याद होगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि 9.5% अगर है वो 9.5% तक का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा, और जो रेस्ट अमाउंट है वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। अब प्रोविडेंट फंड का तो मतलब यही है कि जो पैसे हमें रिटायरमेंट या डेथ के बाद रिसीव होने वाले, तो यहाँ पे उसके प्रोविजंस आएंगे, ठीक है, इन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए भी। तो ये यहाँ इन तीनों केसेस में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या प्रोविजन है। तो जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का इज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव हो रही है वो हमारा टैक्सेबल होगा किसके हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो हमारा टैक्सेबल होगा सैलरी के हेड में। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और जो इंटरेस्ट है उस कंट्रीब्यूशन पे, वो हमारा सैलरी के हेड में कंट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पेयर जो है वो एम्प्लॉयर है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ गया, तो ये क्या कंपोनेंट हो गया? सैलरी का कंपोनेंट हो गया। अब सैलरी यहाँ क्या क्या है? सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स है? बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और कमीशन, if if based on percentage of sales turnover। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेमेंट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बैलेंस से, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है किन किन केसेस में। तो सबसे पहला हमारा है कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसने कंटिन्यूसली 5 साल किसी कंपनी में किसी मतलब अपना सर्विस प्रोवाइड किया है, तो और दूसरा अगर उसने 5 साल कंप्लीट नहीं किया, तो हम रीजंस देखेंगे कि क्यों नहीं किया। सबसे पहला रीजन क्या देखेंगे? इल हेल्थ, या फिर अगर एम्प्लॉयर का जो बिजनेस था, मान लो कोई बिजनेसमैन
के अंडर काम कर रहा है कोई, और उसका जो एम्प्लॉयर है उसके बिजनेस ही बंद हो जाए, तो उस केस में हमारा जो है ये एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। या फिर ऐसा कोई भी कॉज जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं था, एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हो रहा है, जिस पर एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता था, तो वो भी हमारा एग्जेम्पशन का पार्ट बनेगा। और अगर कोई इसके अलावा और कोई केस है तो वो हमारा फुल्ली टैक्सेबल होगा, जिसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन था ना, कि जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था वो फुल्ली टैक्सेबल होता है अंडर द हेड अदर सोर्सेज में, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे है वो हमारा टैक्सेबल होता है सैलरी के हेड में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इनटू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो हमारा सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि हम ये कन्वर्जन करते क्यों हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है ये हमारा टैक्सेबल नहीं होता था ये अमाउंट, और जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो हमारा टैक्सेबल होता है। तो जो भी हमारा इनकम है जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, वो हमारा टैक्स हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशन or during the previous year in which the fund gets its recognition, ठीक है। और जो रेस्ट अमाउंट है जो नहीं ट्रांसफ़र हुआ है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ही है, तो उसके लिए वही टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, जो कि जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट है वो हमारा सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है सुपर एन्वेशन फंड। सुपर एन्वेशन फंड में हम क्या देखते हैं, सुपर एन्वेशन फंड हमारा कहता है कि इसके लिए जो रूल्स फॉर्म हुए ये इसके बेसिस पे काम करता है, और इसमें भी वही टैक्स ट्रीटमेंट है, एम्प्लॉयर का क्या कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। और इसमें एग्जेम्पशन भी इसी सेम प्रोविजंस के हिसाब से मिलती है, जैसे कि या तो डेथ के बाद आप अपने लीगल हायर्स को पैसे जो पे हो जा रहे हैं या एम्प्लॉय को पे हो रहे हैं उसके रिटायरमेंट पे, या फिर अगर कोई एम्प्लॉय है वो अपना रिटायरमेंट से पहले ही वो इनकेपेबल है अपना काम करने के लिए, तो उस केस में, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करना है हमें कि जो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं सुपर एन्वेशन फंड से किसी ऐसे पेंशन स्कीम में जो कि 80 सीसीडी के अंदर आता है हमारे, मतलब उसके एग्जेम्पशन का पार्ट बनेगा, तो ये हमारा अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में जो है परक्विजिट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पर्क्स कहते हैं। तो हमने सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स कवर कर लिया था, हमने कर लिया था अपना रिटायरमेंट बेनिफिट्स, है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आपने पढ़ा था पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव ट्रैवल कंसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, देन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, फिर हमने पढ़ा था अलाउंसेस, है ना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्क्स, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि सबसे लेंदी कंपोनेंट है सैलरी का। तो चलिए शुरू करते हैं। परक्विजिट्स बेसिकली क्या होता है, अलाउंसेस जो है, अलाउंसेस और परक्विजिट्स में डिफरेंस क्या है। अलाउंसेस जनरली होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, अलाउंसेस मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसे से मदद करता है, ठीक है। ये बेसिकली कैश में ही होता है। अगर मान लो किसी का एम्प्लॉय है उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में, जैसे मान लो घर के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो उसे पैसे दे करके मदद कर दे, तो दैट
इज अ टाइप ऑफ अलाउंसेस। और परक्विजिट्स क्या है कि जो हमारा सैलरी और वेजेस के एडिशन में जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ये हमारा क्या है, बेनिफिट्स है। ठीक है, इन एडिशन टू सैलरी एंड वेजेस। और ये हमारा दोनों केसेस में हो सकता है, कैश में भी होगा या इन काइंड में भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये पॉइंट कवर कर लिया, कैश इन काइंड। और अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि या ये हमें एम्प्लॉयमेंट में भी जनरेट होता है और ये हमें प्रोफेशन में भी मिलता है। तो अगर ये हमें एम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है तो ये तो सैलरी का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अगर कैश या कैश इन काइंड में आपको कुछ भी मिलता है तो वो आपका सैलरी का पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रोफेशन में मिल रहा है आपको, तो जो परक्विजिट्स हैं वो आपका किसके अंडर चार्जेबल होंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। परक्विजिट्स जो है हमारा, सॉरी, परक्विजिट्स जो है वो हमारा टैक्सेबल होगा कब, जबकि उसका कोई लीगल ओरिजिन है। ठीक है, अगर आप कोई रीइंबर्समेंट करा रहे हो, अम, अब मान लो अगर कोई आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, और जो बेनिफिट्स आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला था, वो उसके लिए अगर एम्प्लॉयर आपके डिस्चार्ज होने पे, ऑफिशियली आप अगर डिस्चार्ज हो रहे हो, तो अगर आपका एम्प्लॉयर उसके लिए पैसे मांग रहा है, तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ परक्विजिट्स। ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए दोबारा से पे कर रहे हो। परक्विजिट्स का मतलब आप एम्प्लॉयर को दोबारा पे नहीं करने जा रहे हो, वो बेनिफिट आपको मिल चुके हैं। अब हमारा परक्विजिट्स में हम बेसिकली देखेंगे कि ये हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। पहला तो है जो कि टैक्सेबल होगा सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, दूसरा है ये सारे ही एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट होगा, और तीसरा है कि ये सिर्फ कुछ चुने हुए एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा। अब हम बात करने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स का। मतलब सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 जो है वो हमारा बताता है डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। तो परक्विजिट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहला है कि मान लो अगर आपकी पोस्टिंग हो गई मुंबई में, आपने कहा कि अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे मुंबई का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं वहाँ रहूँगा कैसे, मेरा कुछ मुझे आइडिया नहीं है कौन सी लोकेलिटी अच्छी है क्या है। तो आपके एम्प्लॉयर को लगा कि मेरे हाथ से तो एक अच्छा एम्प्लॉय चला जाएगा, तो उसने बोला आप इन सब की टेंशन मत लो, जो रहने का है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको फ्री में रहने के लिए मकान दे दे रहा है। ठीक है, तो वो आपका पार्ट हो जाएगा। शिट, शिट।
जो एसएससी को है उसके एम्प्लॉयर ने एक मकान फ्री में रहने को दे दिया, वो हमारा परक्विजिट्स का पार्ट हो गया। दूसरा हमारा क्या है कि अब हर केसेस में तो ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए फ्री में मकान दे दे। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये बता देता है, सपोज आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं आपके लिए घर ढूंढ देता हूँ, वो सब अरेंजमेंट कर देता है। बट सपोज आपके जो अकोमोडेशन का टोटल रेंट है वो 50,000 है, तो आपका एम्प्लॉयर कहता है कि 30,000 जो है वो कंपनी पे करेगी और रेस्ट जो है 20,000 वो अ, आपको खुद से पे करना है। तो ये जो कंसेशन मिल रहा है हमें अपने अकोमोडेशन पे, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, परक्विजिट्स का पार्ट हो जाएगा। तीसरा हमारा कोई भी बेनिफिट या फैसिलिटी जो हमें अपने एम्प्लॉयर से मिलती है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल रेट पे चुने हुए एम्प्लॉयज़ को। तो पहला हमारा है, अगर किसी एम्प्लॉय को जो मिल रही है ये फैसिलिटीज़, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में पहला क्या आता है हमारा, ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो कि डायरेक्टर हैं कंपनी में, तो उनको अगर ये फैसिलिटीज़ मिल रही है। दूसरा आता है हमारा ऐसे एम्प्लॉयज़ को जिनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मीन्स कि जिनका 20% और मोर वोटिंग राइट्स है कंपनी में, वो। अब थर्ड हमारा क्या कहता है कि ऐसे किसी एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है बेनिफिट्स, कोई भी ऐसा बेनिफिट्स जो कि, और तभी मिलता है जब ये जो अदर बेनिफिट्स हैं, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, उनका जो अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी के कंपोनेंट्स में हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा सैलरी हो गया, फिर डीए, कमीशन, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, सब सारा कुछ अलाउंसेस वगैरह जोड़ करके उसमें हम माइनस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। स्टैट्यूटरी डिडक्शन हो गया, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ये सारा माइनस करके जो हमारा आता है वो हमारा सैलरी का पार्ट हो जाता है। क्यों हम सैलरी कंप्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ देखने वाले थे कि अगर हमारे सैलरी में 50,000 से ज़्यादा का मॉनेटरी बेनिफिट्स हमें नहीं मिला है, तब हमें अदर बेनिफिट्स मिल जाएंगे, वो हमारा परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा। पहला क्या बेनिफिट है, मोटर कार, गाड़ी मिल रही है। डोमेस्टिक हेल्प जैसे कि स्वीपर हो गया, गार्डनर हो गया, वॉचमैन हो गया, वो मिल गया। अब आप कह रहे हो अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे गैस, बिजली, पानी की भी फैसिलिटी अवेलेबल करा दो, तो वो हो गया। फिर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी आ गया। फिर मान लो फ्री और कंसेशनल फेयर आपके आने जाने का, या तो कंसेशन में या फिर फ्री में एम्प्लॉयर ने अरेंजमेंट कराया, तो वो भी आपके परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा। अब चौथा क्या है कि मान लो कोई भी ऐसा खर्च जो आपकी जिम्मेदारी थी और आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में वो पे कर रहा है, तो वो भी आपके परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा। ठीक है। पांचवा हमारा कहता है कि जो अमाउंट आपके एम्प्लॉयर ने आप लाइफ इंश्योरेंस में एसएससी के इन्वेस्ट की है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन्युटी में इन्वेस्ट किया है, वो आपका परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा, अदर देन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या फिर सुपर एन्वेशन फंड के अलावा कोई भी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन्युटी में अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में पे कर रहा है, तो वो आपका परक्विजिट्स का पार्ट बन जाएगा। अब ये दोनों लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर ग्रुप एन्युटी स्कीम हो गया, या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हो गया, या फिडिलिटी इंश्योरेंस स्कीम हो गया, तो ये हमारा जो है ये एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय के बिहाफ में पे कर रहा है, पर ये आपके परक्विजिट्स का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि बस ये एक एक्सपेक्टेंसी है एम्प्लॉय की कि वो बेनिफिट उसे रिसीव होने वाला है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये 3 केसेस में वो परक्विजिट्स का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है। और जैसे अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो भी आपका परक्विजिट्स का पार्ट हो गया, पर ये सबसे पहले तो हमारा टैक्सेबल होगा सैलरी के हेड में, उसके बाद फिर एम्प्लॉय इसके लिए डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर 80C फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। अब हमारा सिक्स्थ क्या प्रोविजन हो गया, हमारा सिक्स्थ ये प्रोविजन हो गया कि अगर कोई
अगर एम्प्लॉयर आपको ईसॉप दे रहा है, ठीक है, ईसॉप स्पेसिफाइड से मतलब एम्प्लॉयड स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कोई कंसेशनल रेट पे, तो वो आपका परक्विजिट्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, सारे बेनिफिट्स हो गए। अब और भी कोई बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है जो कि सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो आपका परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा। इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें 9 है। ठीक है, इसमें टोटल कितने हैं, 9 है, और ऊपर हमने देखा था 8, तो टोटल हमारे 17 परक्विजिट्स हो गए, है ना। अब इसमें सबसे पहला आ गया आपका कंसेशनल और इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, या तो आपको कंसेशन मिल रहा है आपके लोन पे या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया आपका। फिर ट्रैवल, टूर या अकोमोडेशन के लिए आपको जो बेनिफिट्स मिल रहा है अदर देन एलटीसी, वो आपका परक्विजिट्स का पार्ट हो गया। फ्री का खाना या कॉफ़ी चाय मिल रही है आपको आपके ऑफिस आवर्स में, वो भी आपका परक्विजिट्स का पार्ट हो गया। कोई गिफ्ट मिल रही है एम्प्लॉय को, दिवाली गिफ्ट हो गया या कुछ भी, वो आपका परक्विजिट्स का पार्ट हुआ। फिर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस अगर आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेयर कर रही है, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स, और वो परक्विजिट्स में ही काउंट होगा। फिर क्लब एक्सपेंसेस या फिर यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स बाय द एम्प्लॉयज़, अगर कोई मूवेबल एसेट्स है वो एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया या कुछ भी वो यूज़ कर रहा है। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, वो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दी है, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ परक्विजिट्स। या फिर कोई भी अदर बेनिफिट्स या सर्विस या कोई राइट या प्रिविलेज अगर एम्प्लॉयर को ने एम्प्लॉय को दिया है, तो वो आपका परक्विजिट्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है टी और स्नैक्स। तो जो कि हमें चाय, नाश्ता, कॉफ़ी वगैरह हमें मिलता है अपने ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, वो हमारा एग्जेम्प्ट होता है। फूड, जो खाना हमें अपने एम्प्लॉयर से ऑफिस आवर्स में मिल रहा है, तो वो ₹50 पर मील तक हमारा एग्जेम्प्ट होगा, बाकी के लिए वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, और अगर रिमोट एरिया है तो वो हमारा फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। मान लो आप बहुत ऐसे बीहड़ इलाके में पोस्टेड हो, तो अगर आपको जो खाना प्रोवाइड कर रही है आपकी एम्प्लॉयर, तो वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अब रिक्रिएशनल फैसिलिटीज जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को मिल रही हैं, दैट विल आल्सो बी एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। दूसरा है हमारा गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशन रेट्स। मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ठीक है, कुछ चीज़ें बनाती हो, तो जो उसका एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कुछ चीज़ें कंसेशन रेट पे दे रहा है, ठीक है, फ्री नहीं, कुछ कंसेशनल रेट पे दे रहा है, तो वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, जो कन्वेंस फैसिलिटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फैसिलिटी है, तो जैसे एम्प्लॉय को अगर ऑफिस या और अपने घर तक की जर्नी ट्रैवल करने के लिए जो मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट हो गया। और कन्वेंस अलाउंस जो जजेस और सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, वो आपने पहले भी पढ़ा था कि वो एग्जेम्प्ट होता है। ट्रेनिंग, जो खर्चा एम्प्लॉयर करती है एम्प्लॉय को ट्रेन करने में, उनके रहने और उनके आने जाने का खर्चा वगैरह सब जो कंपनी बियर करती है, वो आपका एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स होता है। सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ये भी आपने पहले पढ़ा था जो कि एग्जेम्पशन वाले में, कि जो परक्विजिट्स या अलाउंस अगर इंडियन सिटीजन को आउटसाइड से इंडिया में मिलती है, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा कंट्रीब्यूशन इन सम स्पेसिफाइड स्कीम्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में, वो भी आपका पार्ट हो जाएगा एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स का। अब लोन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लोन्स अगर कंसेशनल रेट पे मिल रहा है या फिर फ्री लोन मिल रहा है एम्प्लॉय को, जो कि अमाउंट एक्सीड नहीं कर सकता ₹20,000, तो वो आपका एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
फिर मेडिकल फैसिलिटी, अगर ऑफिस आवर्स में कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है वो भी एग्जेम्प्ट हो गया। पीरियोडिक एंड जर्नल्स एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। फिर टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन बिल अगर एम्प्लॉयर पे कर रही है वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होगा। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, अगर मान लो जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है तो वो एक कॉलोनी वगैरह बना करके रखते हैं, उसी में उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो फ्री एजुकेशन फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय के बच्चों को, वो एग्जेम्प्ट होता है, प्रोवाइडेड जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 1000 पर मंथ एक चाइल्ड पे, तो वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंप्यूटर और लैपटॉप, अगर आपको एम्प्लॉयर दे रहा है अपने घर ऑफिस के काम के लिए, अगर या आप घर पे कर यूज़ करो या घर ऑफिस में यूज़ करो तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। मूवेबल एसेट्स, अगर कोई सेल या गिफ्ट मिल रहा है मूवेबल एसेट का एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय से, जो भी ऐसा मूवेबल एसेट जो कि एम्प्लॉयर ने 10 साल से ज़्यादा यूज़ कर लिया हो तो वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, जो सबसे लोवेस्ट खर्चा हुआ है वो आपका एग्जेम्प्ट हो गया। अब आपका आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन का, तो जो रेंट फ्री जजेस और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस का खर्चा होता है वो आपका फुली एग्जेम्प्ट होता है। फिर रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस, जैसे मिनिस्टर हो गए, यूनियन मिनिस्टर या फिर अपोजिशन के लीडर्स हो गए पार्लियामेंट के, उनका जो रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस उन्हें मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। अब वैसे ही अकोमोडेशन के केस में है कि अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो अगर किसी होटल में रुक रहा है नॉट मोर देन 15 डेज इन एग्रीगेट तो वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। और दूसरा हमारा टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट में आता है। फिर हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है वो भी आपका एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स का पार्ट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द definition of perquisites and the exempted perquisites। अब in the next video हम बात करने वाले हैं valuation of perquisites के बारे में। So I hope you have liked this video और आपको ये topic समझ आया होगा। So thank you everyone।